नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा के ध्यान में रखते हुए बिहार समसामयिकी भाग 3, इससे पहले हम भाग 2 भाग 1 पर बिहार समसामयिकी में चर्चा कर चुके हैं। आज समसामयिकी भाग 3 पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम बिहार के महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा में शामिल करते हैं। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव, चूंकि ये पहला पक्षी महोत्सव है इसीलिए इससे प्रश्न आने की संभावना बनती है। पहली बार राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और इसे कलवर का नाम दिया गया था। पक्षियों की चहचहाट के आवाज के पर संभवतः इसका नाम रखा गया और ये जमुई जिले में इसका आयोजन किया गया था, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिस जिले में इसका आयोजन किया गया इसका नाम क्या था। साथ ही इस पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया था। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के पक्षियों और प्रवासी पक्षियों का विस्तृत निवास स्थल है, जहां पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। 3 क्वेश्चन बन के आए इससे कि पहली बार इसका आयोजन हुआ, दूसरा इसका नाम क्या था, किस जिले में हुआ, उसके बाद किस अभ्यारण्य में हुआ और इसमें बिहार सरकार की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट एवं प्राकृतिक रेशा क्लस्टर का निर्माण होगा। बिहार औद्योगिकरण के राह पे आगे बढ़ा, इसीलिए हम जब समसामयिकी की चर्चा करते हैं, विशेषकर बिहार की समसामयिकी, तो कई उद्योगों की स्थापना संबंधी खबरें आपको मिलेगी इस चर्चा में। उसी में है कि पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और प्राकृतिक रेशा, जिसमें कि जितने भी प्रकृति, जैसे केला से रेशा बनाना हो या अन्य प्राकृतिक पदार्थ से रेशा बनाना हो, उसका निर्माण आरंभ होगा। और भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय स्फूर्ति परियोजना के तहत देश के सबसे बड़े जूट और नेचुरल फाइबर क्लस्टर बनाने का कार्य आरंभ हो गया है। अब यहाँ से है कि पहली बात कहाँ बन रहा है, तो पूर्णिया में बनाया जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा हो रहा है और इस परियोजना में स्फूर्ति परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। स्फूर्ति परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत सामाजिक समूहों को जोड़ करके औद्योगिक विकास की नीति बनाई जाती है। तो इससे भी 3 तरह के प्रश्न लगता आने की संभावना है, कहाँ हुई, किस मंत्रालय के द्वारा हुई, स्फूर्ति योजना की शुरुआत कब हुई या किस योजना के तहत इसका शुभारंभ हुआ। उसके बाद है औद्योगिक पार्क का निर्माण। गया के डोभी में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले हम देख रहे थे सबसे बड़ा फूड पार्क, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर जिला में किया जा रहा था। अब यहाँ पर ये फूड पार्क नहीं, औद्योगिक पार्क है और औद्योगिक पार्क डोभी में 1600 एकड़ में बन रहा है। औद्योगिक पार्क, ग्रीन जोन, और यदि दोनों को मिला दें, औद्योगिक पार्क और ग्रीन जोन के, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो होगा 3000 एकड़ निर्माण होगा, जिसमें कि 30% हिस्सा जो होगा ग्रीन फील्ड के लिए छोड़ा जाएगा। ग्रीन फील्ड में जहाँ की पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि औद्योगिकरण से प्रदूषण होने वाले पर उसको कम किया जा सके। उसके बाद है औद्योगिक पार्क के निर्माण में केंद्र सरकार आधा राशि खर्च करेगी और शेष राशि बिहार सरकार खर्च करेगी। इस औद्योगिक पार्क को कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही साथ ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्थित है। यहाँ पे जान लीजिए कि इस औद्योगिक पार्क को भले ही कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन बिहार सरकार अपने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए उड़ीसा में बंदरगाह का निर्माण करने का सर्वेक्षण कर रही है। यदि इस तरह के प्रश्न आए कि बिहार सरकार अपने औद्योगिक विकास के लिए किस राज्य में उस उद्योग बंदरगाह निर्माण के बारे में सोच रही, तो उसका हो जाएगा ओडिशा। अब इस टॉपिक से क्या क्या आ सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क का निर्माण किस जिला में हो रहा, गया, किस असल में डोभी में, कितने एकड़ में, तो 1600 एकड़ में। इसमें
केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी, या किन किन लोगों के सहयोग से या किन किन संस्थाओं के सहयोग से हो रही है, तो केंद्र और राज्य के सहयोग से हो रही है, जिसमें केंद्र और राज्य की 50-50 हिस्सेदारी होगी। इस तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। नगर पालिका संशोधन अध्यादेश, यह अध्यादेश पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि सबसे पहली बात कि 23A और धारा 25 को बदल दिया गया। धारा 30A में अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उपपौर का चुनाव करते थे। सीधी बात है कि अब पार्षद के द्वारा महापौर या उपपौर का चुनाव नहीं होगा। अब संशोधन के बाद नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक का सीधा चुनाव करेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है नगर पालिका संशोधन में। पूछा जा सकता है कि इस संशोधन के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से महापौर तक के चुनाव करेगी। अब ये नहीं है कि पार्षद को चुनेंगे फिर पार्षद आगे चल के महापौर उप महापौर को चुनेगी, जो अभी तक की प्रक्रिया थी उसे बदल दिया गया। हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। लेकिन इसकी घोषणा सबसे पहले की थी बीएचयू ने, लेकिन वहां अगले सत्र से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन बिहार सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने नए सत्र में यानी कि 21-22 से यानी अभियंत्रिकी की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ कर दी है। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन चुका है। इसके साथ ही हालांकि अभी चर्चा कर ही रहे थे, IIT BHU ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई आरंभ करने की घोषणा की, लेकिन यह अगले सत्र से आरंभ होगा। इसलिए पूछा जाए कि यदि इस इंस्टीट्यूट ने, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जहां पर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में आरंभ हुई है। घोषणा का सबसे पहले यदि पूछा जाए, शाम को नहीं लगता इस तरह के प्रश्न बिहार बीपीएससी पूछती, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा BHU। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, बिहार में बहुत ही बृहद स्तर पे कहा जा सकता है कि एक्सप्रेस वे और 4 लेन पे काम हो रहा है। आज इस चर्चा में हम 2 ग्रीनफील्ड वे पे चर्चा करेंगे या एक्सप्रेस वे पे चर्चा करेंगे। ये गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक बनेगी, जिसमें कि बिहार के भीतर 480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके लिए DPR बन चुका है, मतलब पहला चरण जो मूल्यांकन का होता है सड़कनामा वो तैयार हो चुका है। एक्सप्रेस वे बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करी गोपालगंज जिला में, उसके साथ साथ सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों से होकर गुजरेगी। इसी तरह से देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि गाजीपुर तक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक इनका विस्तार हुआ है। पहले गाजीपुर से बक्सर, फिर बक्सर से इसे भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई बक्सर से भागलपुर तक लगभग 350 किलोमीटर या 370 किलोमीटर हो सकती है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 6 जिलों में से गुजरेगा। स्वाभाविक है कि ये बक्सर में प्रवेश करेगी और अंत होगा भागलपुर में। और इसका निर्माण एक्सप्रेसवे भारतमाला फेज 2 के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार में कहां तक किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। साथ ही इसका निर्माण किस योजना के तहत हो रहा है, तो भारतमाला फेज 2 के तहत हो रहा है। इसी की तरह जब हम इससे पहले के खबर में थे, तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक बनाई जा रही है और इसमें बिहार में 480 किलोमीटर तक का एक्सप्रेस वे रहेगा। यानी बिहार में इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर होगी। यदि जिलों की बात करें तो ये 10 जिलों से गुजरेगी। सासाराम और डेरी को सरकार ने आयोजना क्षेत्र घोषित किया। दोनों शहर से सटे शहरी क्षमता रखने वाले गांवों को समेकित और सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा।
दरअसल एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि भविष्य में आने वाले समय में जो शहर में बदल सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र के लिए सरकार आयोजन क्षेत्र घोषित करके और उसके नियोजन के अनुसार उस क्षेत्र का विकास करती है। शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों का मास्टर प्लान अगली 20 वर्षों के जनसंख्या के आधार पर ध्यान में रखते हुए प्रारूप तैयार किया जाएगा और नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए प्रारूप तैयार किया है। मतलब कि पहली बात कि बिहार की किन 2 जगहों को इस आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया, तो इसमें आ जाएगा सासाराम और डेहरी। और इसके कौन सी विभाग कर रही है, तो नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए इसने इसके लिए प्रारूप तैयार किया है। आयोजन क्षेत्र वैसे गांवों को शामिल किया जाता है जो शहरी क्षमता रखता है, शहर की तरफ विकसित होने की क्षमता रखता है और वहां पर मकानों का निर्माण बगैर नक्शा पास कराए नहीं होगा, क्योंकि एक नियोजित शहर के रूप में क्षेत्र को विकसित करना होता है। इसलिए यहाँ पर मकानों का निर्माण नक्शा के मंजूरी के बाद ही हो पाती है। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले घुसपैठियों के लिए हाजीपुर में पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और ये पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर इस तरह का निर्माण किया गया और ये अस्थायी है। डिटेंशन सेंटर का निर्माण खोला गया। ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया, तो हाजीपुर में। पटना उच्च न्यायालय ने इस तरह के आदेश जारी किए थे कि बिहार में भी एक डिटेंशन सेंटर होना चाहिए। उसके बाद बिहार सरकार ने हर घर नल योजना में बिहार में प्रथम स्थान किया, मतलब कि जितने घरों तक इनकी पहुंच हुई है उसमें बिहार प्रथम स्थान पर है। और हर घर नल योजना में बिहार प्रथम स्थान पर देश में सबसे अधिक ग्रामीण घरों को मिल रहा है पानी। और इस लिहाज से देखें तो बिहार में जो कहा जाता है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी शहरों से अधिक है और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों तक हर घर नल योजना के माध्यम से यदि जल पहुंच रही है तो इसे बिहार सरकार का एक उपलब्धि माना जाना चाहिए, है ना। कि इस योजना में भ्रष्टाचार को भी लेकर भी काफी चर्चाएं होती है, लेकिन यदि आंकड़ों को देखेंगे तो ये देश में प्रथम स्थान पर है बिहार सरकार, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र सरकार है। बिहार को देखें तो 1,57,00,000 ग्रामीण घरों में नल जल से आपूर्ति हो रही है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,72,20,000 परिवारों को नल जल का कनेक्शन देना है, जिसमें बिहार सरकार ने 1,57,00,000 लोगों तक ये सुविधा पहुंचा चुकी है। बिहार के गया शहर में ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में नगर वन का निर्माण किया गया, क्योंकि ये भी पहली बार हो रहा है बिहार में, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना आती है। इसे ब्रह्म वन का भी नाम दिया गया है। शहर के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 127 एकड़ भूमि पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन बनाया गया है। देश भर में 19 जगहों पर नगर वन बनाए गए हैं, जिसमें से बिहार में केवल एक गया में इसकी स्वीकृति दी गई थी और ये बनके तैयार हो गई। तो फिर प्रश्न है कि नगर वन देश में कितने हैं, तो टोटल 19 स्थानों को स्वीकृति मिली थी, बिहार में 1 स्थानों को स्वीकृति मिली थी और कहाँ बनी है, ये गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। इसे ब्रह्म वन का भी नाम दिया गया। तमाम समसामयिकी पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और प्रयास करते हैं कि सबसे पहले बिहार के समसामयिकी पे चर्चा कर ले। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर है उन पर भी 1-2 दिन के अंदर फिर क्रमबद्ध रूप से मेरी चर्चा आरंभ हो जाएगी।